बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ है वन एंड ओनली रामीन सैयद। थैंक यू यासिर। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का आमना सामना हुआ कल, लेकिन ये सिर्फ एक आम मैच नहीं था। ये क्रिकेट का वो सनसनीखेज लम्हा था जहाँ हर गेंद, हर शॉट, हर विकेट कहानी सुना रही थी। कराची का नेशनल स्टेडियम था। जनूबी अफ्रीका ने अपनी धाक बिठाते हुए 107 रन की बड़ी जीत अपने नाम कर ली, मगर अफगान शेरों ने भी हिम्मत और गैर मुतज़ल्ज़िल जज्बे का खूब मुजाहरा किया था। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग में रिकल्टन की शानदार सेंचुरी ने मैदान लूटा, पौआ की मुस्तहकम इनिंग्स ने बुनियाद रखी और मार्करम और वेंडरड्यूसन ने इनिंग्स को जानदार इख्तिताम दिया। 316 का हदफ था यासिर, और अफगानिस्तान के लिए एक कड़ा इम्तिहान था। बिल्कुल वो इम्तिहान वाकई मुश्किल साबित हुआ। अफगानिस्तान का आगाज़ मुश्किलात से घिरा रहा। 50 रन तक पहुंचते ही 4 विकेटें गिरी, लेकिन रहमत शाह के 90 रन ने मैच को कुछ देर के लिए उम्मीद दिलाई। लेकिन जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए किसी भी अफगान बैटर को खुल के खेलने का मौका न दिया। और ये वो मैच था जहां जनूबी अफ्रीका ने अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए और अफगानिस्तान के लिए सीखने के कई सबक छोड़े हैं। क्या अफगानिस्तान अगले मैच में पलट के वार करेगा या फ्रूटीज़ का तूफान जारी रहेगा? चैंपियंस ट्रॉफी में एक कहानी अभी बाकी है। आज इसी पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह साहब मौजूद है। अब्दुल मोही शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। सरफराज नवाज साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। कल के मैच में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ग्रीन टॉप की, और ग्रीन टॉप की वजह से आपने भी ये कहा था कि ये विकेट जो है ये अफगानी बॉलर्स के हक में नहीं जाएगी, उनके लिए मुश्किलात होंगी। और उन्होंने क्यों ये फैसला किया टॉस के बाद पहले बैटिंग का, और वो क्यों कह रहे थे कि हम पहले बैटिंग करते, जैसे कि जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने कहा कि हम बैटिंग कर रहे हैं, तो वो भी कहते हैं कि हम जीतते तो बैटिंग करते। तो कल के मैच का क्या तज्जिया निकालते हैं? देखिए, वो तो वन साइडेड मैच हुआ है एट द एंड। इतने बड़े मार्जिन से जो जीता है साउथ अफ्रीका एक्सपेक्टेड ये था। जब ग्रीनिश पिच देखी है, अनएक्सपेक्टेड कि कराची में एकदम ऐसे पिच बन गई है। इससे पहले देख लें, 2 फ्रेंडली मैच जो हुए हैं साउथ अफ्रीका और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ बेयर पिच थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का, बिल्कुल बेयर पिच थी। और उसके बाद फिर ऑल ऑफ ए सडन ये ऐसी थोड़ी सी ग्रीन पिच आ गई। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि साउथ अफ्रीका को तो यूज टू है ऐसी पिचों के ऊपर खेलने के लिए। जब पाकिस्तान वहाँ गया हुआ था तो ऐसी पिचों पे वो खेलते, यूज टू थे। और उनका मकसद ये था कि पहले बैटिंग कर लें, गेंद ऑफ द विकेट तेज आएगा ताकि शॉट्स लगे, गेंद रुके ना आए, बाद में ऑस पड़ेगी, ड्यू का फैक्टर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने पहले सोचा कि हम एक बड़ा स्कोर करें और इनको अंडर प्रेशर ले आए। बाद में चूंकि जो स्पिन बॉलिंग है जो अफगानिस्तान की है, तो उससे वह सेकंड में शायद ग्रिप ज्यादा गेंद करे बिकॉज ऑफ द ड्यू और टर्न हो। तो इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने फैसला किया है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू सच पिचेस इन साउथ अफ्रीका। जी शाह साहब, हमने देखा कि कल भी हम बात कर रहे थे ग्रीन टॉप की पिच की, जैसे बात कर रहे हैं, क्या पिच ही वाहिद वजह थी? क्योंकि हमने तो देखा कि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है, उनका स्पिन अटैक उनकी बैकबोन थी। स्पिन बैटरीज ही नहीं चली, राशिद खान बगैर विकेट करते रहे बॉलिंग। क्या समझते, पिच ही वाहिद वजह थी अफगानिस्तान की बॉलिंग फेल होने की, या फिर और भी कोई वजूहत आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि वो दे आर बिलो पार। उनका जो स्पिन अटैक है वो लीड करता था मुजीब, और मुजीब आपको पता है अब टीम में नहीं है। फिर एक अपकमिंग स्पिनर उनके आए गजनफर, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की इन रिसेंट टाइम्स। उन्होंने अंडर 19 में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेलने लगे और अगेंस्ट टॉप टीम्स खेलने लगे तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और कितने ही मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच हुए। अब उनकी कमी, वो जख्मी हो गए टेले मतावर, मुजीब वैसे ही टीम में नहीं है। उनकी कमी और मुजीब की कमी से ये काफी, कल जो मैं समझता हूँ कि कल जो बिल्कुल स्पाइनलेस उनका अटैक लग रहा था मुझे अफगानिस्तान वो टीम ही नहीं लग रही थी कि जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती है व्हेन इट कम्स टू स्पिन बॉलिंग, इमर्जिंग टीम है ना। और वो जी और वो चीज नजर उनमें नहीं आई। बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर सके साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को। रिकल्टन जिस तरह खेले, जबरदस्त इनिंग खेले। जब ऊपर से आप इतना प्रेशर डाल देते हैं और इतना बड़ा स्कोर कर देते हैं, तो फिर वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए उसको पॉप अप करना, उसके साथ उसी तसलसल से चलना, उसी टेम्पो के साथ चलना।
और मेन वजह मैं समझता हूँ, देखिए कभी भी अफगानिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, जरूर फजल फरूकी ऊपर से 1-2 विकेट ले लेते थे, लेकिन सारा उनका जो मेन स्टे है बॉलिंग अटैक का, वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। मुजीब के ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। फिर मुजीब को रिप्लेस जब किया गजनफर ने, तो उनको फिल कर दिया गजनफर ने, लेकिन उनकी स्पेस को फिल कर दिया। लेकिन जब गजनफर एट द 11th आवर, थोड़े दिन पहले वो इंजर्ड हो गए, वो नहीं आए, उसकी वजह से कल हमें लग रहा था, और अफगानिस्तान स्ट्रगल करेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये अफगानिस्तान की वो टीम नहीं है जो कि 2023 में जिसने ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन हराते हराते, आपको खुद ही याद होगा कि मैक्सवेल की तबाहकुन इनिंग की वजह से वो बच गए। शाह जी, सारी बातें आपकी दुरुस्त, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ग्रीन टॉप के हवाले से बात की जा रही है कि हमने गैर मुतवक्के तौर के ऊपर ग्रीन टॉप विकेट देखी है कल वहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची में। ये बात अगर वो ना होती तो फिर भी आप ये रिजल्ट यही समझते कि ये रेजिस्ट करती हुई दिखाई दे रही होती? देखिए, एक तो आप ये ना समझें कि बहुत मतलब है कि बहुत ज्यादा स्पिन करेगी कराची, जो नेशनल बैंक स्टेडियम की जो पिच है कराची वाली, ये थोड़ी बहुत स्पिन जरूर करती है, लेकिन कल तो उसने बिल्कुल ही वो वाला शेप नहीं था। आपको पता है आईसीसी ने बनानी है विकेट्स, उनकी मर्जी है, ये ड्राई पिच बना दें, उनकी मर्जी है थोड़ा बहुत ग्रास रख लें। कल उन्होंने ग्रास रख लिया उनके क्यूरेटर्स ने, और जब ग्रास रखा तो फिर तो मेरा ख्याल है चांस ही कोई अफगानिस्तान के पास न रहा। और 100 से ज्यादा की जो डिफीट होती है ऐसे टूर्नामेंट्स में, जिनमें सिर्फ आपको पूल में 3 मैच खेलने पड़ते हैं, बड़ा मसला हो जाता है उसको दोबारा उस गैप को प्लग इन करना। और वही मसाइल का शिकार मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की जो 60 रन की डिफीट थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अब पाकिस्तान को भी वही चीज तकरीबन फेस करनी पड़ेगी और बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है सरफराज साहब, साउथ अफ्रीका कल छोटी टीम के साथ खेल रहा था, क्या इस चीज़ का बेनिफिट मिला? क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा था। आप समझते हैं कि अगर बड़ी टीम के सामने जाता है साउथ अफ्रीका तो चोकर कहा जाता है, उनको चोक करने के चांसेस हो सकते हैं? नहीं, देखें रिसेंटली जो हमने देखा है, पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका में खेल रहा था तो साउथ अफ्रीकन के कुछ बैट्समैन बॉलर अनफिट भी हुए थे। अब ये फुल फ्लैश टीम आई है। उससे पहले भी आप देखें, जब साउथ अफ्रीका टीम पाकिस्तान आई है तो कुछ उनके प्लेयर खेल रहे थे वहाँ पे, कोई उनकी ट्रॉफी थी, और उसके बाद इन्होंने लास्ट मिनट भी आके ज्वाइन किया है। उससे पहले उनके कुछ रिजर्व प्लेयर आए हुए थे खेलने के लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो मैचेस खेले हैं, एक प्लेयर ने तो 150 और फिर 80 और रन भी ओपन जाके किए हैं, उसको तो इस मैच में खिलाया भी नहीं गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कहूँगा कि फुल फ्लैज फिटनेस की बड़ी मामला है। अब ये जाके बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो अनफिटनेस हुई है वो भी एक गैर मुतवाज़ी टीम बन गई है। तो ये मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका और अभी शाह साहब ने, मोहित शाह साहब ने जो वादा किया है कि मुजीब के ना होने से, देखें एक प्लेयर के ना होने से कितना फर्क पड़ा है ये अफगानिस्तान को, कि जो मेन रैक था इन बॉलिंग, उसके ना होने से साउथ अफ्रीका को कितना एडवांटेज हुआ है और डिसएडवांटेज जो हुआ है अफगानिस्तान को। कप्तान जी, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यानी दोनों एंड्स की बॉलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोनों एंड पे बॉलिंग कर रहे थे तो हमारे नताइज बहुत अच्छे थे, और फिर जब नसीम शाह इंजर्ड हो गए तो फिर नताइज बहुत मुख्तलिफ हो गए, यानी इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, आप देखें कि पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, ये कागजी पहलवान है बॉलर जो है, इनकी हैरान कुन ये अनफिट होते हैं। ये आप देखें, कल फखर जमान गिरा है तो अनफिट हो गया, उससे पहले ये साइम अयूब था वो गिरा अनफिट हो गया, उससे पहले भी आप देख लें ये जो रऊफ है ये भी गिरा था तो अनफिट हो गया था, काफी देर नहीं खेला। कप्तान जी, मुमकिन है कि बचपन में कभी ना गिरे हों तो इसलिए वो गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। नहीं, ये मैं हैरानगी की बात है कि इतने कमजोर ये जरा, और ये नसीम शाह भी जब से गिरा है इसका शोल्डर जो हुआ था अनफिट हुआ, काफी देर नहीं खेला, फिर ऑपरेशन हुए। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो देखें, सारे लोग डाइव करते हैं, हर चीज होती है, तो इतने भी नर्म तो जिस्म के नहीं है कि फौरी तौर पे आप अनफिट हो जाएं। तो यहाँ तो एक फिटनेस की देखें बड़ी ज़रूरत है। और उसके बाद शहनशाह अफरीदी का देख लें, वो शायद अफरीदी ने फिर खुद इलाज किया है और डॉक्टर ने उसको खराब कर दिया।
और उसके बाद फिर ये सारी जो आपके सामने इनकी फिर पेस कम हो गई है। अब शाहीन अफरीदी वो रिवर्स स्विंग नहीं होती नए गेंद से जो पहले करता था। और कल एक मैं देख रहा था एक चैनल के ऊपर, आमर बता रहा था कि उसका हेड डाउन हो जाता है, शोल्डर ऊपर से। मैं इसकी चीजों से हैरान हो रहा हूँ कि इतनी देर से ये खेल रहा है और कोचेज कहाँ हैं। उन्होंने ये नोट नहीं किया कि शहनशाह अफरीदी का शोल्डर गिर जाता है और इस तरह की ये चीजें। तो ये उसके बाद नसीम शाह का भी देख लें, उसकी भी फेस कम हो गई है और उसका वो शोल्डर ऊपर से नहीं आता जो पहले आता था। और उसकी 145 से 137-38 तक चली गई स्पीड। ये जो एक्स्ट्रा स्पीड कम हुई है यही टेंट डालते रही है दूसरे बैट्समैनों को। सही बात है। अच्छा, शाह साहब की तरफ भी यही बात लेके जाऊँगी। शाह साहब, एक तो मसला ये है कि इंजरी हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस क्या ठीक होता है? डाइट कंट्रोल करना, उसके अंदर फिटनेस के मसाइल, जिम ट्रेनिंग, हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी जब इंजरीज होती हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू लेकर आया जाता है उनको। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि इस चीज़ का फुकदान है? अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की और इसका मैं अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताऊं कि एक इंटरनेशनल ट्रेनर है लोचोविक, ये बेसिकली ही इज फ्रॉम यूएसए। वो आजकल पाकिस्तान में आए हुए हैं और पाकिस्तान में ये टेनिस कॉम्प्लेक्स है, टेनिस फेडरेशन का एक टेनिस कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, उसमें वो ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये वो ट्रेनर हैं जिन्होंने टेनिस के टॉप 100 प्लेयर्स को गाए बगाए फिटनेस ट्रेनिंग उन्होंने कराई। उनसे बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो यंगस्टर है उसका लोअर बॉडी प्रोपोर्शन इतना वीक है कि उसको एथलीट लगता ही नहीं है। और एग्जैक्टली यही बात है, जिस तरह सरफराज साहब ने कहा, एग्जैक्टली यही बात है कि आपके जो क्रिकेटर हैं उनका लोअर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है, टांगे बहुत कमजोर हैं। यही सैम अयूब के साथ हुआ, दौड़ते हुए वो बिल्कुल उनका पांव फंस गया क्योंकि वो इतनी एजिलिटी नहीं है, इतनी मसल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको कोप अप कर सके उस प्रेशर को। और एग्जैक्टली वही बात हुई फखर जमान के साथ, और यही बात तकरीबन ज्यादातर आपके बॉलर्स के साथ है जिनकी स्पीड भी ज्यादा नहीं हो रही, जिनकी स्पीड, अगर यंगस्टर होते हैं 18-19 साल के आते हैं तो पता लगता है कि इनकी स्पीड शायद अभी 140 पे करा रहे हैं तो 2-3 साल में 150 पे कराएं, लेकिन वो 140 के बजाय वो 135 पे चले जाते हैं। ये है हमारा फिटनेस का जो स्टैंडर्ड्स हैं और फिटनेस की जो एफर्ट्स हैं, और खासकर जो ये नेशनल इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इस तरह की एकेडमीज बनाई हुई हैं, सब कुछ बनाया हुआ है, लेकिन इसमें कोई, मैं कहता हूं कि प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है जो सही ट्रेनिंग यूथ को करा सके। यानी ये मसाइल है और ये मसाइल जेन्युइन है, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान। शाह साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज के मैच के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को बैटिंग विकेट कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये देखते हुए कौन सी टीम को आज एज रहेगा? देखिए, ये बात आपने ठीक की, लेकिन हमने कराची में देखा कि जो पहली पिच बनी उसके बाद जो सेकंड पिच का कलम ने देखी, उसमें बड़ा डिफरेंस था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मैच की जो बात करें तो उसमें थोड़ा सा ड्राई सा विकेट उन्होंने बनाया। कल के मैच के लिए उसमें ग्रास था, तो आप पता नहीं आपको लग सकता कि विकेट कैसी है और कैसा बिहेव करेगी जब तक आप उसको सही तरह देखेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, और जब तक कुछ ओवर थोड़े से ओवर हो ना जाएंगे। लेकिन एक जनरल अब बात करते हैं तो जनरल बात यही है कि जो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की पिचेस का बिहेवियर है वो हल्का सा टिल्टेड टुवर्ड्स पेस बॉलिंग, कोई शक नहीं है। पेस बॉलिंग का एक उसमें रोल जरूर है, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह सरफराज नवाज साहब ने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है अपनी, ये बैकअप उनके सीम अटैक है, ये वो वाला सीम अटैक नहीं है या पेस अटैक नहीं है,
जो हेजलवुड और स्टार्क और कमिंस के होते हुए हम देखते हैं कि वो दुनिया का बेस्ट जो बेस्ट अटैक होता है उनके पास है, और वो तीनों नहीं है। सरफराज साहब, लाहौर की कंडीशन और उस पे पहले फील्डिंग का फैसला और बैटिंग की दावत देना, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम को जिसकी बैटिंग लाइन जो है वो तो एंड तक चलती हुई दिखाई देती है, तो क्या समझते हैं कि ये फैसला किस हद तक सूदमंद रहेगा? देखें, अभी जो इंग्लैंड के कैप्टन ने कहा है कि डजंट मैटर, थोड़ी बहुत औसत पड़ती है, ड्यू का फैक्टर जो होता है, लेकिन डजंट मैटर, और वो 50-50 था कि पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें तो उन्होंने तो कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाद में बॉलिंग करने का भी। तो एक तो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है उनका मेन जो रोल है वो तो है ही नहीं। तीन जो मेन बैट्समैन, तीन उनके बॉलर जो रेगुलर पिछले कई सालों से बॉलिंग करते आ रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन वो तीनों ही बदल गए। तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को काफी एडवांटेज होगा, लेकिन इंग्लैंड जो अभी रिसेंटली इंडिया में बड़ा फेल होता रहा, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता रहा, तो उनका सिर्फ एक बैट्समैन जो है ये आपके सामने रूट्स, ही इज इन फॉर्म और वो स्कोर करता रहा है। उसके बाद फिर सॉल्ट है, उसके बाद उनका कैप्टन है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सारी चीजें देखने में आई हैं, इनको एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। लोअर डाउन तक इनकी बैटिंग तो है और इनकी जो बॉलिंग है वो भी मैं कहता हूँ कि कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया से जो ये खेल के आए हैं। तो ये जी बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, आपको क्या लगता है ये जो फैसला लिया गया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फील्डिंग का बेनिफिट रहेगा उनको? क्या वो जल्दी आउट कर पाएंगे या फिर आज बड़ा स्कोर बनने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में? देखिए, इसकी मेन वजह जो आज इन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग की, मेन सिर्फ वजह ये है कि इनके पास, आपको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ अब तीन पेसर्स के ना होने की वजह से स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग लाइन है। अब स्पेंसर जॉनसन और एबर्ट ये तो ऊपर से बॉलिंग करेंगे, लेकिन असल बात वो है वो सारा अपनी बैट्समैन की तरफ देख रहे हैं कि अगर उनको 300 सवा 300 भी टारगेट मिलता है तो उनकी बैटिंग लाइन अप में इतनी है लेस है कि वो चेस कर सके। लेकिन अदर वे अराउंड अगर उनकी पहले उनकी अपनी बैटिंग आती और फिर उनको बॉलिंग करनी पड़ती, उनका बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इम्पैक्ट कोई डाले और वो रोक सके इंग्लैंड को, कि इंग्लैंड ने इससे ज्यादा मतलब है कि चेस न कर सके इंग्लैंड। तो मेन वजह मैं यही फील करता हूँ कि इनका, क्योंकि ये बैटिंग हैवी टीम है, अब उन तीन पेसर्स के ना होने की वजह से बैटिंग हैवी टीम है, मैक्सवेल है, स्मिथ है, ऊपर बड़ा अच्छा उनका जो कॉम्बिनेशन है, सारा ऑर्डर बड़ा जबरदस्त है, तो वो समझते हैं कि हम चेस कर लेंगे, हमें टारगेट मिला। ये मेरा हाल है मेन वजह है। देखने वाली वजह ये है कि उनका जो एक्सपीरियंस अटैक है, अब आप स्पेंसर जॉनसन को देखेंगे, वो मेरा शाहजो नादर पाकिस्तान में खेले नहीं है, बहुत अच्छे बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी पेस बड़ी अच्छी है, लेकिन वो क्या अपने आप को कंट्रोल करके 10 ओवर में विकेट भी ले सकते हैं और इंप्रेशन भी डाल सकते हैं, ये देखने वाली बात।